नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण पर और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। हम सब जानते हैं प्लास्टिक हर जगह है, सस्ता है, टिकाऊ है, मतलब किसी भी शक्ल में ढाल लो। लेकिन इसके साथ ना कुछ चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा करीब 180 देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना था प्लास्टिक प्रदूषण रोकने पर वो हो नहीं पाया। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस मुद्दे के कई परतें खोलते हैं कि भाई प्लास्टिक आखिर है क्या चीज़, इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं, सेहत पर असर के क्या सबूत हैं, और हाँ, भारत इस मामले में क्या कर रहा है। चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक की सर्वव्यापकता है ना, मतलब हर जगह, हवाई जहाज के पुर्जों से लेके पानी की बोतल तक, सस्ता है, मनचाहा आकार ले लेता है, पर यही खूबी इसे एक बहुत जिद्दी किस्म का प्रदूषक भी बना देती है ना? बिल्कुल। और इसी बात पर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या सिर्फ प्लास्टिक कचरे पर ध्यान दें, मतलब उसका मैनेजमेंट करें, या फिर इसके बनने पर, इसके प्रोडक्शन पर भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, और ये भी कि क्या अमीर देश गरीब देशों की मदद करें सब में, ये भी एक सवाल है। सही बात है। और यहाँ ये समझना भी दिलचस्प है कि प्लास्टिक आखिर है क्या चीज़। मतलब ये बेसिकली तो जीवाश्म ईंधन से बने पॉलीमर्स हैं। अच्छा, पॉलीमर्स। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पॉलीमर नहीं होते। ये असल में कई सारे केमिकल्स का एक मिक्सचर होते हैं। एक अंदाज़ा है कि प्लास्टिक की चीज़ों में 16,000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। 16,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से करीब 10,000 से ज्यादा केमिकल्स ऐसे हैं जिनके हमारी सेहत या पर्यावरण पर क्या असर होते हैं, इसके बारे में हमें या तो बहुत कम पता है या बिल्कुल कुछ नहीं पता। मतलब एक बहुत बड़ा अंधेरा है इस मामले में। बिल्कुल। नेचर मैगजीन की एक रिपोर्ट थी, उसमें यही कहा गया कि हर मुख्य तरह के प्लास्टिक में, जैसे पीवीसी है, पीईटी है, उनमें 4,000 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो चिंताजनक है। 4,000? तो फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी में किन केमिकल्स के संपर्क में आ रहे हैं, क्या कुछ पता है? हाँ, कुछ तो बहुत कॉमन है। जैसे आपने सुना होगा बिस्फिनॉल ए या बीपीए। हाँ, सुना है। ये अक्सर खाने के डिब्बों की अंदरूनी परत में या पानी की बोतलों में मिलता है। फिर थैलेट्स हैं, थैलेट्स कहते हैं इनको। ये प्लास्टिक को लचीला बनाते हैं। तो ये बच्चों के खिलौनों से लेकर जो मेडिकल ट्यूब्स होती हैं उनमें भी हो सकते हैं। अच्छा, खिलौनों में भी? जी। और फिर PFAS जैसे केमिकल्स हैं। इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। फॉरएवर केमिकल्स मतलब ये आसानी से खत्म नहीं होते पर्यावरण में। ये आपको नॉन स्टिक बर्तनों में, वाटरप्रूफ कपड़ों में मिल सकते हैं। तो ये सब हमारी रोज की चीजों में है। पानी की बोतलें, डिब्बे, खिलौने, कपड़े, यहाँ तक कि मेडिकल उपकरण भी। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो क्या इन केमिकल्स और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके बीच कोई सीधा लिंक मिला है स्टडीज में? देखिए, इस पर काफी रिसर्च हो रही है। बॉस्टन कॉलेज और एक मिंडेरू फाउंडेशन है ऑस्ट्रेलिया का, उनके डैशबोर्ड पर करीब 1100 प्राइमरी स्टडीज है। 1100? हाँ, और इनमें लगभग 11 लाख लोग शामिल हैं। ये स्टडीज क्या करती हैं? ये इन केमिकल्स के संपर्क में आने और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के बीच एक संबंध दिखाती हैं, जैसे कि थायराइड फंक्शन में कुछ बदलाव, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या टेस्टिकुलर कैंसर के कुछ मामले, और प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये ज्यादातर सहयोगी अध्ययन है, मतलब एसोसिएटिव। मतलब ये जुड़ाव दिखाते हैं, पर ये पक्का नहीं कह सकते कि इसी केमिकल से ये बीमारी हुई। बिल्कुल सही। सीधा कारण बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, खान पान, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स। तो सीधा ये केमिकल इज इक्वल टू ये बीमारी कहना मुश्किल है। समझ गया। तो सीधा कारण बताना मुश्किल है, लेकिन लिंक के इशारे मिल रहे हैं। अच्छा, और ये माइक्रोप्लास्टिक का क्या चक्कर है? आजकल इसकी भी बहुत बात होती है। हाँ, माइक्रोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक के बहुत छोटे कण होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे। और अब नई टेक्नोलॉजी से ये पता चला है कि ये हमारे खून में, माँ के दूध में, और यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं। प्लेसेंटा में भी? हाँ, और इनका सेहत पर ठीक क्या असर होता है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इस पर रिसर्च चल रही है। पर चिंता ये है कि क्या ये कण शरीर में अंदर जाकर सूजन पैदा कर सकते हैं, या फिर जो हानिकारक केमिकल्स प्लास्टिक में होते हैं उनको शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं।
प्लेसेंटा में मिलना खास तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। अच्छा, तो अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या हम इन हेल्थ वाली चिंताओं पे ध्यान दे रहे हैं? देखिए, भारत में करीब 20 राज्य ऐसे हैं जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है। हाँ, वो थैलियों वगैरह पे बैन लगा था। हाँ, वही सिंगल यूज मतलब जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और जिसे रिसाइकिल करना भी मुश्किल होता है। सरकार का जो मुख्य फोकस है वो अभी प्लास्टिक कचरे के मैनेजमेंट पर ज्यादा है। कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो जो प्लास्टिक बाजार में ला रहे हैं उसे वापस इकट्ठा करें। इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR कहते हैं। अच्छा, EPR? हाँ, लेकिन इसका असर अभी कितना हो रहा है ये कहना मुश्किल है। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है। और जहां तक केमिकल्स के हेल्थ पर असर की बात है, भारत अभी आधिकारिक तौर पर इसे एक बड़ी समस्या के रूप में नहीं देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में भी भारत का यही स्टैंड रहा है कि स्वास्थ्य वाले मुद्दे प्लास्टिक संधि के बजाय WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में देखे जाने चाहिए। अच्छा, तो भारत इसे मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन की चुनौती मान रहा है। हाँ, ज्यादातर फोकस उसी पर है और ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे अलग-अलग मत हैं। कुछ देश कह रहे हैं प्रोडक्शन कम करो, कुछ कह रहे हैं कचरा संभालो। भारत दूसरे खेमे में ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये निकल रही है कि प्लास्टिक सिर्फ वो कूड़े के पहाड़ वाली समस्या नहीं है जो हमें दिखती है। इसके अंदर जो केमिकल्स हैं और उनका हमारी सेहत पर क्या असर हो सकता है, भले ही अभी सारे सबूत पक्के ना हों, ये एक बड़ा सवाल बन गया है साइंटिस्ट्स के लिए। बिल्कुल, और यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या हमें प्लास्टिक को सिर्फ टुकड़ों में देखना चाहिए? मतलब कचरा प्रबंधन अलग, स्वास्थ्य के असर अलग, या फिर हमें इसके पूरे जीवन चक्र को, इसके पूरी लाइफ साइकिल को एक साथ देखने की जरूरत है? कहाँ से बनता है, कौन से हजारों केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, फिर ये पर्यावरण में जाता है तो सदियों तक क्यों बना रहता है, और फिर टूटकर माइक्रोप्लास्टिक कैसे बनता है? हाँ, मतलब एक पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है। सही कहा। शायद जब हम इन सारे पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे तभी हमें इस समस्या की असली गहराई समझ आएगी और शायद कोई बेहतर हल भी नजर आएगा। ये सोचने वाली बात है कि ये मुद्दे असल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं।